अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर के अंदर हम लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को स्टडी करेंगे। जी, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंडर व्हाट कंडीशंस विल टू वेक्टर्स इन आर क्यूब स्पैन अ प्लेन। मतलब आर क्यूब के अंदर आपको अगर दो वेक्टर्स दे दिए जाते हैं तो वो दोनों वेक्टर्स कब एक प्लेन को स्पैन करेंगे और कब वो दोनों वेक्टर्स जो है एक लाइन को स्पैन करेंगे। तो दोनों वेक्टर्स पर कंडीशन ये है कि टू वेक्टर्स स्पैन अ लाइन इफ दे आर कोलिनियर। अगर दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे मतलब एक ही लाइन में होंगे, जैसे ये वेक्टर है दूसरा वेक्टर भी उसी लाइन में होगा, तो वो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे और वो एक लाइन को स्पैन करेंगे। एंड दे स्पैन अ प्लेन इफ दे आर नॉन कोलिनियर। अगर वो दोनों एक लाइन में ना हो, मतलब एक वेक्टर ऐसे आ जाए दूसरा वेक्टर यहाँ पर आ जाए, ये कोलिनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है दोनों वेक्टर्स, तो उस सूरत में वो एक प्लेन को स्पैन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ ax इज इक्वल टू b इज कंसिस्टेंट consistent system of m equations in n unknowns। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जैसे मैट्रिसेस के अंदर हम लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अंडर व्हाट कंडीशंस विल इट बी ट्रू दैट द सॉल्यूशन सेट इज अ सबस्पेस ऑफ Rn। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन बन जाता है वो Rn की सब स्पेस होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कब होगा, इसकी कंडीशन बतानी है। तो ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो होमोजीनियस सिस्टम होता है ना, होमोजीनियस उस सिस्टम को कहते हैं जिसकी राइट हैंड साइड में कांस्टेंट जीरो होते हैं। तो वही कंडीशन हम यहाँ पर लगा रहे हैं कि इफ b इज इक्वल टू जीरो देन दिस नॉन होमोजीनियस सिस्टम बिकम्स होमोजीनियस। अगर हम राइट साइड पे b वेक्टर जो है वो जीरो ले लेते हैं तो ये होमोजीनियस सिस्टम बन जाएगा। देन द सॉल्यूशन सेट इज अ सब स्पेस ऑफ Rn। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो Rn की सब स्पेस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी मस्ट अ सेट ऑफ थ्री वेक्टर्स इन R क्यूब हैव इफ दे आर टू स्पैन R क्यूब। अगर तीन वेक्टर्स दे दिए जाएं R3 के अंदर तो उन पर क्या कंडीशन होगी कि वो R3 को स्पैन करे। तो उन पर कंडीशन ये होगी कि इफ थ्री वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में अगर वो वाकया नहीं होंगे उस सूरत में वो R क्यूब को स्पैन कर देंगे। अगर वो कोप्लेनर होंगे तो उस सूरत में पूरी की पूरी R क्यूब जो स्पेस है वो स्पैन नहीं होगी। जी, नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि थ्री वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट x1 y1 z1, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट है x2 y2 और z2, और थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं x3 y3 और z3 और कोप्लेनर। ये कोप्लेनर उस वक्त होंगे अगर इनकी मदद से बनने वाला ये वाला डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि थ्री वेक्टर्स डोंट स्पैन R क्यूब इफ देयर डिटर्मिनेंट इज जीरो। मतलब अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसका मतलब है कि वो कोप्लेनर है, और जब वो कोप्लेनर होंगे वो पूरी की पूरी R क्यूब स्पेस को तो स्पैन नहीं करेंगे, उसके लिए नॉन कोप्लेनर होना जरूरी है। अच्छा, इसके अंदर जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा। मतलब अगर वो इसको स्पैन नहीं करते, R क्यूब को स्पैन नहीं करते, तो उनका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल है, चेक इफ द वेक्टर्स दीज थ्री वेक्टर्स स्पैन द स्पेस R क्यूब।
आर क्यूब को ये तीनों वेक्टर्स जो है ये स्पैन करते हैं, इसको हमने चेक करना है, ये स्पैन नहीं करते। तो हम इनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ये आपके पास तीनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट आ गए फर्स्ट रॉ में, और यहाँ पर तीनों वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स आ गए। तो इस तरीके से हमने ये डिटर्मिनेंट बना लिया। इस डिटर्मिनेंट को जब हम इवेलुएट करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये आर क्यूब को स्पैन नहीं करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब है जी। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि कोई भी आपके पास m नंबर ऑफ वेक्टर्स है, v1 एक वेक्टर है, v2 दूसरा वेक्टर है, अप टू सो ऑन vm आपके पास mth वेक्टर है किसी भी वेक्टर स्पेस v के अंदर। इन तमाम वेक्टर्स को आप कहेंगे कि ये सारे के सारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर फील्ड f if their linear combination is 0। अगर इन तमाम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आप इक्वल टू 0 लें तो ये उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबिलिटी हो कि ये जो स्केलर्स हैं सारे के सारे a1 a2 अप टू am, ये सारे के सारे साइमल्टेनियसली 0 ना हो, एक ही वक्त में सारे के सारे 0 ना हो। कम से कम इनके अंदर कोई एक दो या सारे के सारे नॉन जीरो होने चाहिए। उस सूरत में आप इन तमाम वेक्टर्स को कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर ये सारे वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे ओवर द फील्ड एफ if their linear combination is 0 implies that these all constants are scalars are equal to 0। मतलब इस लीनियर कॉम्बिनेशन के 0 होने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि ये सारे के सारे स्केलर्स जो हैं ये 0 होंगे। तो उस सूरत में ये सारे वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। अगर एक भी नॉन जीरो आ जाता है उस सूरत में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसकी कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज डिफाइंड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। एम्प्टी सेट को हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट लिया जाता है। इसी तरह जो जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। इसकी वजह यह है कि जैसे जीरो है तो इस जीरो के साथ आप जो भी स्केलर यहाँ पर a मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू 0 होगा, चाहे ये स्केलर 0 हो या नॉन जीरो। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के होल्ड करने के लिए ये जो आपके पास स्केलर है, फील्ड का जो एलिमेंट है, ये नॉन जीरो भी हो सकता है। तो जब ये नॉन जीरो होगा तो उस सूरत में ये लीनियरली डिपेंडेंट ही गिना जाएगा। तो इसका मतलब है कि जीरो वेक्टर जो होगा ये हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसी तरह सेकंड रिजल्ट है कि इफ वन ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 अप टू vm इज 0 देन दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर आपको काफी सारे वेक्टर्स दिए हुए हैं उनमें से कोई एक वेक्टर 0 आ जाता है तो उस सूरत में 0 होने की सूरत में सारे के सारे जीरो स्मैथ सारे वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। नीचे मैंने इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें ये तीन वेक्टर्स हैं जिसमें पहला मैंने 0 0 0 लिया हुआ है, दूसरा 0 1 1 है और तीसरा 3 5 और 7 है। अब इस सेट के अंदर चूंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0 एलिमेंट है तो इस 0 एलिमेंट के होने की वजह से ये पूरे का पूरा सेट जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा बिकॉज वन वेक्टर इज 0। इसी तरह थर्ड रिजल्ट आपके पास है कि सपोज v इज अ नॉन जीरो देन v बाय इटसेल्फ इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब आप सिर्फ एक वेक्टर ले ले एक सेट के अंदर और उस वेक्टर के ऊपर कंडीशन ये है कि वो ये जो वेक्टर v है ये नॉन जीरो वेक्टर है। तो नॉन जीरो होने की सूरत में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। उसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई स्केलर लेते हैं उसको v से मल्टीप्लाई करते हैं और ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब इस प्रोडक्ट के 0 होने के लिए दोनों में से किसी एक को 0 होना था, बट v के बारे में हम कह चुके हैं कि v तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब है ये स्केलर ही 0 होएगा
तो जब स्केलर 0 होगा तो इसका मतलब है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो जाएगा। जैसे नीचे मैंने थर्ड एग्जांपल दी हुई है, एक सिंगल वेक्टर हमने लिया जिसके कंपोनेंट है 1, 2 और 3। ये वाला वेक्टर जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि सिंगल वेक्टर है, तो सिंगल वेक्टर है और नॉन जीरो वेक्टर है, तो सिंगल और नॉन जीरो वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ करेगा। फोर्थ रिजल्ट हमारे पास कि सपोज टू ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 अप टू vm आर इक्वल और one is scalar multiple of the other, then both vectors are linearly dependent। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर ऐसे आ जाते हैं कि एक वेक्टर को दूसरे के मल्टीपल की सूरत में लिखा जा सके, तो फिर दोनों वेक्टर्स जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसकी मैंने सेकंड एग्जांपल दी हुई है, जैसे v1 एक वेक्टर है और v2 भी एक वेक्टर है। अब यहाँ से वाज़ेह बात यह है कि अगर आप v1 को -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v2 बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि v2 इज अ मल्टीपल ऑफ v1, मतलब v2 को लिखा जा सकता है -5 v1 के बराबर। तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट रिजल्ट ये है कि अ सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर आपके पास कोई सबसेट आ जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का, तो वो हमेशा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सुपर सेट के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो ये जो थ्योरम है सिर्फ हमें सब सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कोई भी आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दे दिया जाता है तो उसका जो सब सेट होगा वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। एक एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक सेट लिया जिसका फर्स्ट वेक्टर है 1, 2 और 3 और सेकंड वेक्टर मैंने ले लिया 0, 1 और 2। इसी तरह थर्ड आपके पास है, सपोज कर लेते हैं 0, 0 और -1। अब ये जो तीनों वेक्टर्स का सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो उसके लिए वही सारा तरीकेकार होगा कि आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे एक स्केलर आप ले लेते हैं a है और इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दे इस वेक्टर के साथ और इसके अंदर आप जमा कर दे एक सेकंड स्केलर b को सेकंड वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 और 2 के साथ, और फिर आप इसको c कोई तीसरा स्केलर लेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस लीनियर कॉम्बिनेशन को आप इक्वल टू 0 लेंगे। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करके जमा भी कर ले तो a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और दूसरी साइड b 0 से मल्टीप्लाई होगा, c भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो रिजल्ट आपके पास जस्ट a बन जाएगा। इसी तरह 2 के साथ a मल्टीप्लाई हुआ और b जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर b बन जाएगा और c 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा। a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a बन जाएगा और इसी तरह b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2b बन जाएगा और c को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -c। ये सारा अब इसकी लेफ्ट और राइट को इसके 0 से R3 के अंदर 0 से मुराद होता है ट्रिपल, ऑर्डर ट्रिपल आपने 0 लेना है। अब इनको लेफ्ट और राइट से कंपेयर करें तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन जाएगी a इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी b प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 और थर्ड इक्वेशन बन जाएगी 3a प्लस 2b और -c इक्वल टू 0। अब इनको अगर आप आपस में सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में तो a की वैल्यू 0 दी हुई है, ये वाली वैल्यू अगर आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं a की जगह पर तो यहाँ पर b आपके पास 0 निकल आएगा और ये a और b दोनों वैल्यूज अगर आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो वहां से c आपको 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 उसी वक्त पॉसिबल होगा
जब तीनों वेक्टर्स आपके पास 0 होंगे। जी, अब मैंने ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है थ्योरम नंबर 1, वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो उसका अगर आप सब सेट ले लेते हैं वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसमें से अगर कोई भी एक वेक्टर आप एक्सक्लूड कर देते, उसको निकाल देते हैं, मसलन पहला वेक्टर में इसमें नहीं लेता हूं, सेकंड वेक्टर ले लेते हैं 0, 1 और 2, और थर्ड वेक्टर ले लेते हैं 0, 0 और -1। अब ये जो सेट है दो वेक्टर्स पर मुश्तमिल है और ये सबसेट इस ऊपर वाले सेट का सबसेट है, इसी वजह से ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। जी, इसी तरह सेकंड रिजल्ट आपके पास है कि अ सुपर सेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर कोई भी आप एक ऐसा सेट लेते हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका जो सुपर सेट होगा वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब जिस तरह पहला थ्योरम सब सेट से रिलेटेड है, सुपर सेट के बारे में कोई मालूमात नहीं देता, इसी तरह सेकंड सेट जो ये सुपर सेट से रिलेटेड है, ये सब सेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं देगा। मतलब एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दिया हुआ है तो उसके सब सेट के बारे में आप कोई भी कैलकुलेशन किए बगैर बता सकते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर आपको एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट दिया हुआ है, उसके सुपर सेट के बारे में आप कोई भी कैलकुलेशन किए बगैर बता सकते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है कि अ सेट S with 2 or more vectors is linearly dependent if and only if one of the vectors in S is a linear combination of the remaining vectors in S। अगर कोई भी आपके पास एक सेट S दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे यहां पर मैं लिख लेता हूं कि एक सेट था मेरे पास, उसमें एक वेक्टर U है, दूसरा वेक्टर V है और तीसरा वेक्टर है W। ये तीन वेक्टर्स हैं। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर इसमें से कोई एक वेक्टर उठा ले और ये वेक्टर बाकी दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर आ जाए। मतलब जो सेट आपको दिया हुआ है उसके अंदर से कोई एक वेक्टर उठाएं तो वो वेक्टर बाकी दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में अगर लिखा जा सकता हो तो ये पूरे का पूरा जो यू वी डब्ल्यू वाला सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। मिसाल के तौर पे नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास एक वेक्टर v1 है, दूसरा वेक्टर v2 है, तीसरा वेक्टर v3 है। ये सारे के सारे लीनियरली डिपेंडेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि v3 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। मतलब v1 को 3 से ज़रब देकर v2 में जमा कर दिया जाए तो v3 बन जाता है। मतलब v3 is linear combination of v1 and v2. So all three vectors are linearly dependent vectors. Similarly, next example में आपके पास sin square x, cos square x और cos 2x, ये तीन आपके पास वेक्टर्स का एक सेट है, ये भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। उसकी वजह ये है कि ये जो cos 2x है, इस cos 2x को आप sin square x और cos square x के लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये तीनों वेक्टर्स का जो सेट है ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है। इसी तरह वेक्टर्स ले लेते हैं आप, पोलिनोमियल वाली जो स्पेस है उसके अंदर, जिसमें पहला वेक्टर 1 है, दूसरा वेक्टर x है, फिर x स्क्वायर है अप टू xn, ये सारे के सारे जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। उसकी वजह ये है कि इनमें से कोई भी आप एक वेक्टर उठा लें तो वो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में नहीं लिखा जा सकता होगा, क्योंकि जिसकी भी आप पावर जैसे एक्स स्क्वायर वाला लेते हैं, अब एक्स स्क्वायर वाली और तो कोई रकम है नहीं, तो जब आप इसको बराबर लिखेंगे कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन के तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर होगा तो राइट साइड पे तो एक्स स्क्वायर वाली कोई रकम नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में आप नहीं लिख सकते। जी, इसी तरह फोर्थ आपके पास एग्जांपल है कि जैसे ये एक वेक्टर है जिसमें एक एक्स वेक्टर है, दूसरा साइन एक्स है, एक सेट दिया हुआ है दो वेक्टर्स का, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। उसकी वजह भी यही है कि एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल की सूरत में आप नहीं लिख सकते।
तो ये सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। थ्योरम नंबर 4 है हमारे पास। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एस हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, v1 है, v2 है और vm। ये इसके अंदर m वेक्टर्स पड़े हुए हैं, बी सेट ऑफ वेक्टर्स इन rn के अंदर है। अगर इन वेक्टर्स की जो तादाद है वो n से ज्यादा होगी तो ये जो सेट है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। मसलन ये मैंने ऑर्डर पेयर लिए हुए हैं। ऑर्डर पेयर आपको पता है कि ये सारे वेक्टर्स आर स्क्वायर में होते हैं। तो अब आर स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर n की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, लेकिन इस सेट में जो वेक्टर्स पड़े हुए हैं उनकी तादाद है 3। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, चूंकि यहाँ पे जो वेक्टर्स की तादाद है वो 2 से ज्यादा है। तो इसी तरह R3 में अगर आप एक ऐसा सेट ले लेते हैं जिसमें 4 वेक्टर्स पड़े हुए हैं, तो ये एक बहुत ही आसान सा तरीका में मिल गया Rn के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को चेक करने का। मतलब आपको R3 के अंदर कोई भी एक सेट दिया जाता है जिसमें 4 वेक्टर्स हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, 5 वेक्टर्स हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसी तरह थ्योरम नंबर 5 है, लेट S be a set having m vectors v1 v2 up to vm, be a set of vectors in Rn. Let vi form columns of an n cross n matrix A. इनमें से जो आप वेक्टर्स उठाते हैं v1 v2 up to vm, ये सारे के सारों की मदद से हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और हर वेक्टर को उसका कॉलम बना देते हैं। फिर ये जो सारे वेक्टर्स होंगे vi will be linearly dependent if and only if A is singular। एक और हमें आसान सा तरीका मिल गया जिसमें ये लीनियरली डिपेंडेंट की बात हो रही है। अगर उनसे बनने वाला जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। इसको समझने के लिए नीचे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है आर स्क्वायर के अंदर। ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर है और v1 और v2 एक दूसरा ऑर्डर पेयर है। ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों लीनियरली डिपेंडेंट है? फर्स्ट वेक्टर है 1 और -3, तो ये पहला कॉलम बना दिया आपने, ठीक है। और दूसरा वेक्टर है -2 और 6, ये सेकंड कॉलम बन गया। ये डिटर्मिनेंट अगर आप इवेलुएट करेंगे ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। तो ये एक और हमें आसान सा तरीका यहाँ पर हमारे सामने आ गया कि आप उसकी वेक्टर्स की मदद से कॉलम्स बनाएं और एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लें। तो वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। अच्छा, ये आर स्क्वायर और आर क्यूब के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकली हम ये कैसे डिड्यूस कर सकते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? तो एनी टू वेक्टर्स u एंड v इन आर स्क्वायर और आर क्यूब, आर स्क्वायर के अंदर दो वेक्टर्स ले लें या आर क्यूब के अंदर, ये दोनों के दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। अगर दोनों वेक्टर्स एक ऐसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे जो कि ओरिजिन में से पास हो रही हो, फिर ये दोनों ही लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और अगर आप कोई 3 वेक्टर्स ले लेते हैं, 3 वेक्टर्स जब आर स्क्वायर के अंदर लेंगे तो वो तो जाहिरन लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो ऊपर हमने फर्स्ट रिजल्ट थ्योरम नंबर 4 लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप आर क्यूब के अंदर 3 वेक्टर्स लेते हैं तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ दे लाई ऑन द सेम प्लेन। 2 वेक्टर्स सेम लाइन पर लाई करेंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और 3 वेक्टर्स सेम प्लेन में मतलब कोप्लेनर होंगे। सेम लाइन वालों को कोलिनियर कहते हैं, तो कोलिनियर वेक्टर्स जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे और कोप्लेनर वेक्टर्स भी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ज्योमेट्रिकली हम इस चीज को इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्दर एक नोट लिखा हुआ है, द नॉन जीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स
in echelon form are linearly independent। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपको नीचे 3 वेक्टर्स दिए हुए v1, v2 और v3। इसको अगर आप मैट्रिक्स बना लेते हैं, जैसे फर्स्ट आपके पास आ जाएगा 2, -1 और 0। इसी तरह सेकंड आपके पास आ जाता है 0, 2 और 5। इसी तरह 0 और 0 और 8। अब ये हमने इसको एचिलॉन फॉर्म में बना दिया, एचिलॉन फॉर्म में। तो ये तीनों वेक्टर्स जो एचिलॉन फॉर्म में इनसे बनने वाली मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके इनको चेक करने के, ये सारे रिजल्ट्स आप जहन में रखेंगे तो ये वो जो स्केलर्स लेकर उनको मल्टीप्लाई करके लीनियर कॉम्बिनेशन बना के फिर मैट्रिक्स बना के फिर उसको आप ए बी सी के लिए सॉल्व करें, तो वो लेंथी प्रोसीजर है। तो ये थ्योरम्स की मदद से ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स आ जाते हैं जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप वेक्टर्स को देखते ही बता सकते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अच्छा, एक और थ्योरम है कि फॉर एनी वेक्टर्स u v एंड w, कोई भी 3 वेक्टर्स ले ले, इन तीनों के आपस में डिफरेंस ले u माइनस v, v माइनस w और w माइनस u। तो ये तीनों के तीनों डिफरेंस जो होंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट